वाटर प्लस O2 में, वाटर प्लस O2। अब देखो यहाँ पे कि अगर 2 मोल आप लेते हैं ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो 2 मोल हमें मिलता है वाटर और 1 मोल हमें मिलता है क्या, O2 गैस मिलता है। आपको पता है ना कि सिंस वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP ये आपका 22.4 लीटर होगा ना भाई। 1 मोल गैस का जो मोलर स्टैंडर्ड वॉल्यूम है ना वो 22.4 लीटर होता है। यू ऑल आर वेल नो। हमने आपको जो इक्विवेलेंट कांसेप्ट सिखाया है ना उसमें आपको ये इक्वेशन बैलेंस करके नहीं लिखना है। तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, तो अगर इसको इक्विवेलेंट्स में लिया जाए ना तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। सर रिपीट कर दीजिए। हाँ फिर से सुनिए, हमें मोल के टर्म्स में तो ये कैलकुलेशन मोल्स के टर्म्स में लंबा हो जाएगा बेटा ना, क्योंकि हमें फिर लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मास के टर्म्स में लेकर के चलना होगा। तो हम मास वाला कंजर्वेशन वाला लॉ ना लगा करके हमने जो इक्विवेलेंट कांसेप्ट पढ़ा है ना उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को हम बड़े आसानी से करते चलेंगे। अब आपको पता है ना कि अगर आपको O2 का इक्विवेलेंट निकालना है ना, इसका इक्विवेलेंस अगर निकालना हो, इसका ग्राम इक्विवेलेंस निकालना हो ना तो कैसे निकालते हैं। हमने आपको सिखाया था कि इक्विवेलेंस ऑफ अ गैस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू m फैक्टर और डिवाइडेड बाय ये 22.4 हो जाएगा। भाई इतना पार्ट हो गया मोल के बराबर और m फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो हमारा वो आपका इक्विवेलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे वही पुराना रिलेशन बेटा ना, नॉर्मलिटी इक्वल टू L इनटू मोलरिटी। इट मींस इक्विवेलेंस इक्वल टू होता है M इनटू गैस का मोल कैलकुलेट करने के लिए गैस का वॉल्यूम लेकर के उसे 22.4 से डिवाइड करना पड़ता है। और अगर इसको हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें ना तो ये चीज हमारे इक्विवेलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इतनी बात तो आप सबको पता है। क्या बच्चे कर चैट में लिख रहे हैं? I repeat again, जब भी हमें गैस के इक्विवेलेंट्स निकालने होते हैं तो हम गैस का वॉल्यूम कितना मिला उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल में, और मोल को जब आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना तब ये आपके इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज हमने आपको पहले ही सिखाया है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू n इनटू मोलारिटी होता है और आपका इक्विवेलेंस इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोल्स। ये तो हम लोग ने पहले पढ़ा, ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी किए हैं बेटा ना। तो अगर भूल जाओगे तो आपको बात गड़बड़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मान लो अगर हमें O2 के इक्विवेलेंट्स निकालने हैं ना, अगर हमें कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंस ऑफ O2 तब ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 इनटू, अब यहाँ पर n फैक्टर की बात जब करोगे ना
तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के वैलेंसी का सम पुट करना होगा आपको। तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो दोनों मिला करके कितनी हो गई, 4 हो जाएगी बेटा ना, और डिवाइडेड बाई जब आप लेंगे यहाँ पे 22.4। तो जब भी हमें ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंस निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4 आप इसको कैंसिल कर लो, ये आ गया 5.6। वॉइस वगैरह थोड़ी गड़बड़ है बेटा, थोड़ा सा पैनिक मत होइए, कभी कभी थोड़ी कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो जाता है ना, थोड़ा सा प्लीज वेट किया करिए, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, सो डोंट बी पैनिक। हेलो, अब आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि इक्विवेलेंस ऑफ O2 इक्वल टू आपका हो जाएगा B बाई 5.6। जब भी हमें O2 का इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना हो ना, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को 5.6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका मोल वाला हिसाब किताब जो है ना, वो इक्विवेलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये पॉइंट आपके समझ में आया आप सबको। ऑक्सीजन का जब भी इक्विवेलेंस हमें निकालना होगा तो हम उसके क्या करेंगे, वॉल्यूम को 5.6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये इक्विवेलेंस में टर्न अप हो जाएगा। अब जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है ना कि 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक वॉल्यूम को अगर डिकम्पोज किया जाए ना तो 10 वॉल्यूम हमको O2 मिलेगा। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने पर हमें 10 वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा। मान लो किसी सैंपल पर लिखा है 20 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक वॉल्यूम को डिकम्पोज करोगे ना, वॉल्यूम जो है वो O2 मिलता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक वॉल्यूम को डिकम्पोज करने पर ये जो है 20 वॉल्यूम ऑक्सीजन के प्रोड्यूस करता है। ये तो इसकी मीनिंग हो गई। अब मान लो अगर 1 लीटर हम लिए होते ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हमें 20 लीटर क्या मिल जाता है, यहाँ से O2 मिल जाएगा। तो एक तुम्हारे यहाँ नीट में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, व्हाट डू यू मीन बाय 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो मीनिंग तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक वॉल्यूम को डिकम्पोज करने पर जितना वॉल्यूम O2 का मिलेगा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वॉल्यूम स्ट्रेंथ को जो है वो मेजर करता है। मीनिंग समझ में आई आप सभी को, बोलो बेटा। ये जो मीनिंग बताया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, ये पॉइंट सभी के पल्ले पड़ गया। चलो ओके, आगे अब चलते हैं हम लोग। जो आपके यहाँ क्वेश्चन कभी कभी आस्क किया जाता है ना, वो जरा क्वेश्चन लिखिए। देखिए, a sample of hydrogen peroxide, a sample of hydrogen peroxide a sample of hydrogen peroxide is marked as 500 ml 20 volume, 500 ml 20 volume. Calculate
कैलकुलेट फर्स्ट नॉर्मेलिटी, सेकंड मोलारिटी, थर्ड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये चार पार्ट्स आपको निकालने हैं इसके। अब आपको पता है ना कि 20 वॉल्यूम यहाँ पर लिख दिया हमने बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप डिकम्पोज करोगे तो 20 वॉल्यूम आपको O2 मिल जाएगा। तो अगर 1 ml डिकम्पोज करेंगे तो 20 ml हमें मिला। कितना मिल जाएगा बोलो बेटा, 20 ml मिला कि नहीं? तब आप यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ O2 obtained, वॉल्यूम ऑफ O2 obtained इक्वल टू, ये आपने लिखा 500 into 20, ये हो जाएगा आपका 5 to 10, ये हो गया आपका 10,000 ml। 10,000 ml का मतलब हो गया 10 लीटर। कितना हो गया हमारा ये? 10 लीटर मिल जाएगा। अब हमें O2 का वॉल्यूम मिल गया बेटा ना, तो हम इसकी इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। नाउ इक्विवेलेंस ऑफ O2 इक्वल टू, आप लिया 10 डिवाइडेड बाय 5.6, जो O2 का इक्विवेलेंस आ गया वो हमारा कितना है? ये 10/5.6 मिल गया ना। और आपको पता है इसी के बराबर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भाई इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो इसी के बराबर ले लेना है आपको बेटा ना। अब इक्विवेलेंस का मतलब होता है ये W/E। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? W/E। अब नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में जरा पुट करो। नॉर्मेलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इक्वल टू, ये आप लिखेंगे W/E into 1000 by V, 1000 by V। भाई इक्विवेलेंस आपको पता है ना कितना है हमारा? 10/5.6। वॉल्यूम आपको पता है गिवन ही है कितना? 500 ml। तो आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर दो बेटा, जरा कैलकुलेशन कर दीजिए। अब अभी बेटा कहां पर दिक्कत हो गई बोलो? सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जो आपके सैंपल पर रिमार्क किया गया है ना कि सैंपल का जो भी आपका वॉल्यूम और वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिखाया गया उसको आप ठीक से चेक करिए। अब सैंपल पर लिखा है 500 ml 20 वॉल्यूम लिखा है बेटा ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो 20 ml हमें O2 मिल जाएगा। तो हमने O2 का टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लिया कि 500 ml से कितना मिल जाएगा, वो हमें मिल गया 10,000 ml। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इक्विवेलेंट सबके इक्वायर्ड कर दिए गए बेटा, और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो। तो जो नॉर्मेलिटी आई 3.57, यहां पर आपने रखा देखो, ये हो गया 10/5.6 into 1000 by 500। भाई यहाँ से ये हो गया 2 टाइम्स। अब आप इसको लेंगे तो ये 20 डिवाइडेड बाई 5.6, तो ये 3.57 नॉर्मल। बिल्कुल सही आंसर निकला बेटा आपका। जो नॉर्मेलिटी आएगी वो सभी के 3.57 आना चाहिए। आयुष बेटा 17.85 कैसे आया? कहां कंफ्यूजन हो गया बोलो? ठीक से कैलकुलेशन चेक करिए बेटा। एवरीवन सबके 3.57 है। ये नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका हो गया। अब आपको मोलारिटी फाइंड करना है ना, तो आप रिलेशन पुट कर दीजिए बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू N इंटू मोलारिटी लगा दो।
नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये n फैक्टर इनटू मोलारिटी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप देख रहे हो ना, इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी हमारी 2 हो जाएगी। 10 फैक्टर के जगह पर 2 पुट कर लो, तो यहाँ से मोलारिटी आपकी नॉर्मेलिटी की आधी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि मोलारिटी इक्वल टू 3.57 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। हाँ, जस्ट हाफ कर दो बेटा, 1.78। आप नॉर्मेलिटी की मदद से या मोलारिटी की मदद से आप ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ फाइंड कर लो। हमने आपको सिखाया था कि जैसे मोलारिटी इक्वल टू आप लिखते हैं ना, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू 1000 बाई बी। आपका लीटर स्ट्रेंथ निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है, 1 लीटर। इसका मतलब वॉल्यूम के जगह पर हम 1000 पुट कर देंगे। क्या पुट कर दिया हमने, 1000। तो अब ये 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया बेटा ना। मोलारिटी आपने निकाला 1.78, ये आपको W निकाल लेना है। मास होगा इसका कितना, 34 हो जाएगा। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो नाउ W इक्वल टू 34 इंटू 1.7, ये आ जाएगा ग्राम पर लीटर। हाँ, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई कर लिया सबने, बोलो बेटा 1.78 इंटू 34, तो ज्यादा आना चाहिए, 30.35 नहीं आएगा बेटा। कैलकुलेशन एरर है, ठीक से चेक करिए। हाँ, सभी लोग कैलकुलेशन ठीक से करो बेटा। 34 इंटू 1.78 ये हो जाएगी हमारी ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। केवल मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। लगभग आपका 63 और 64 आना चाहिए, 60.52। 63 और 64 के आसपास आएगा बेटा। वन पॉइंट 78 इंटू 34, 4 8 32, 4 7 28 और 3 31, 4 1 4 3 7 और 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 3 1 3 और 2 5। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 10 और ये 6। ठीक है बेटा, आप लोगों ने 60.52। ठीक है बेटा। अब आपको बताना कि परसेंटेज डिस्टेंस देने की बात की जाएगी, तो परसेंटेज डिस्टेंस का मतलब होता है 1/10 कर दीजिए। ये जो वैल्यू निकली है ना, उसका 1/10 कर दो बेटा। भाई ये 1000 ml में ये मास है ना, तो परसेंट की मतलब क्या हो जाएगा, 100 ml आपको चूज करना है। 1000 ml में अगर इतना है तो 100 ml में कितना हो जाएगा, तो बस आपका ये हो गया 6.052। दिस विल बी द परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ हो जाएगा 6.052। तो ये तरीका समझ में आया आप सभी को, बोलो बेटा। ये जो हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मदद से नॉर्मेलिटी वगैरह फाइंड करना, अब इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ लिया जाता है। यार क्वेश्चन ऐसे लिखिए,
यहाँ अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड of 50 ml, 50 ml 1.78 मोलर, 50 ml 1.78 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 50 ml 1.78 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पर आपको पता मोलारिटी गिवन है ना, क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है। तो अब आपने रिलेशन अभी पढ़ा है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू आप लिखते हैं W अपॉन E इंटू 1000 बाई B। और ये जो आपका ये तो इक्विवेलेंट से बेटा क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इस नॉर्मेलिटी को अगर हम मोलारिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो आप लिख देते हैं ना कि N इंटू मोलारिटी। और N आपको पता है यहाँ पर N फैक्टर हमारा 2 है ना, तो आपने लिखा 2 इंटू और ये आपकी मोलारिटी गिवन है 1.78 इक्वल टू, यहाँ से हम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इक्वल टू इंटू क्या करिए 1000 बाई 50 कर दो, 1000 बाई 50। तो अब यहाँ से ये निकल आया हमारा 50 से करेंगे ये हो जाएगा 20 टाइम्स, और यहाँ से भाई इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 10 टाइम्स, 10 से इधर ले लो, तो यहाँ से निकल आया ना इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इक्वल टू हो गया 0.178, कितना हो गया हमारा 0.178। अब इसी रिलेशन को इससे इक्वल कर दो, नाउ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 और इक्वल टू आप क्या कर दो V बाई 22 सॉरी V बाई 5.6 कर दीजिए, और यहाँ से इस वॉल्यूम को निकाल लीजिए, जो वॉल्यूम आएगा वही हमारी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी। अरे ये पार्ट समझ में आया आप सभी को, बोलो बेटा। हमने क्या किया, नॉर्मेलिटी इक्वल टू W अपॉन E इंटू 1000 बाई B किया, इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो आपका W अपॉन E है ये इक्विवेलेंट्स होता है। और हमने आपको सिखाया था ना कि नॉर्मेलिटी को अगर हम मोलारिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो n फैक्टर इनटू मोलारिटी कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है, तो हमने नॉर्मेलिटी के प्लेस पर n इनटू मोलारिटी पुट कर दिया यहाँ पे, और इसको इसके इक्वल कर दिया। इसके मदद से हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इक्विवेलेंट्स फाइंड कर लिए। अब इक्विवेलेंट कांसेप्ट पर जब आप चलोगे ना, तो जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इक्विवेलेंट होगा उतना O2 का इक्विवेलेंट रहेगा बेटा, और वो इक्विवेलेंट ऑफ O2 हमें पता कैसे फाइंड किया जाता है, ये V बाई 5.6 से कैलकुलेट कर लो, और इसके इक्वल करके B यहाँ से फाइंड कर दो, जितना वॉल्यूम आएगा वही इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। चलिए पुट करिए बेटा, फट से रेस्पॉन्स करिए। ईसा बेटा कैलकुलेशन फट से करके दिखाओ। पॉइंट 9968 0.99। भाई यहाँ से इक्विवेलेंट हमारा इतना आया ना,
रफली मान लो अगर इसको हम ले लेते कितना, ये हो गया 0.178 और इंटू 5.6, तो जितना आ जाए ना वो इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी। चलो अगले चैप्टर पर चलते हैं बेटा। तो इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कहीं पर गिवन है इक्विवेलेंट कांसेप्ट अप्लाई करके हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा मोल कांसेप्ट, इक्विवेलेंट कांसेप्ट, और कल हमने आपको असाइनमेंट्स भेजे थे उसको आप लोगों ने सॉल्व किए बेटा। कल हमने आपको लगभग जो है 10 क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड भेजे थे और जो है करीब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भेजे थे। आप लोगों ने ट्राई किए उन क्वेश्चंस को, उनमें कोई दिक्कत होती है तो ऊपर से आप कर दो, फिर हम उसके समझा देंगे आपको, ठीक है। चलो अगले चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सबसे आसान सा चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और कम से कम ये चैप्टर आपका 2 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है, मिनिमम 2 क्वेश्चंस। नीट में 2 और 3 क्वेश्चंस और जेई मेन में कम से कम 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो इसमें एक हमने कहा था टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करना है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबने पढ़ा है, एक तरह से हम आपको सिखाते चले फिर आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। आप लिखिए जहां पर सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल, सेल सबसेल एंड ऑर्बिटल। जैसे ये मान लो कोई एटम आपने बनाया ना, तो ये जो हमने बड़े बड़े ऑर्बिट्स बनाए ये तो आपके सेल्स होते हैं बेटा ना यहाँ पर। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं ना उसे आप कहते हैं सेल। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे सेल कहा जाता है। अब आपको पता है ना इन सेल को समटाइम्स ऐसे डिनोट कर देते हैं एंड सो ऑन, ALMLO एंड सो ऑन। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका 24 आवर्स तो घूमता नहीं रहेगा ना कहीं थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, ये स्टे ही करता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर पहले सेल में ये जो स्टे जहाँ पर करता है ना वहां पर इसका नाम रख दिया हमने S। तो किसी भी सेल का अंदर का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए स्टे करे ना उसको हम कहते हैं सबसेल। तो जैसे पहले सेल में एक स्टॉपेज है एस नाम रखा गया, दूसरे सेल में आपने 2 सबसेल्स बनाए हैं एस और पी, तीसरे सेल में आपने 3 सबसेल्स बना दिए एस पी एंड डी, और चौथे सेल में आपको पता है ये आपका एस पी डी एंड एफ। और जब 5वां सेल आप लेते हैं ना तो आप चाहे जितना लिख दो 4 के आगे आपको नहीं बनाना है।
ये आप चाहे z तक लिख दीजिए, पर वैलिडिटी केवल 4 ही सबसेल्स की होती है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स केवल 4 ही ब्लॉक में अब तक के पुट किए गए हैं। चलो जेई वाले ग्रुप में मैं भिजवा दूंगा बेटा, ठीक है। जो आपका असाइनमेंट नहीं मिला है जेई ग्रुप में तो हम भेज देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हो गया हमारा सेल, देन हो गया सब सेल। फिर से सुन लीजिए सारी बातें। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मेक रिवॉल्यूशंस, उसको सेल कहते हैं। द स्पेस इनसाइड अ सेल वेयर इलेक्ट्रॉन स्टे फॉर सम टाइम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब सेल। अब आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं रेजिडेंस भी तो होगा ना बेटा, और इलेक्ट्रॉन का जो रेजिडेंस होता है ना, उसी रेजिडेंस को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस ऑर्बिटल का डेफिनेशन आप लिख लो, ये समटाइम्स आपके ऑब्जेक्टिव में आस्क कर लिया जाता है। लिखिए एन ऑर्बिटल is three-dimensional space, around the nucleus. An orbital is three-dimensional space around the nucleus where maximum probability of finding of an electron is possible. न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है ना, उसी स्पेस को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे बेटा आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, आपके घर में होती है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो रेजिडेंशियल स्पेस है वो हमारा ऑर्बिटल होता है। इसके बारे में आपका एक मैथमेटिकल टर्म्स भी पूछा गया है, उसी भी पॉइंट ऐड कर दो। देखिए एन ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन, एन ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन, जिसको हम लोग ये त्रिशूल नुमा साइन से डिनोट करते हैं ना, जिसको आप कहते हैं साई। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। An orbital is a wave function, और किससे डिनोट किया गया, साई से डिनोट किया गया है। भाई श्रोडिंगर्स का बेबी क्वेश्चन आता है बेटा ना, तो उसने तो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है ना, हमारा वेव और पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करता है बेटा। तो जब हम वेव मैकेनिकल मॉडल पर चलते हैं ना, तब ऑर्बिटल को वेव फंक्शन की तरह कंसीडर किया जाता है। तो ये आपने देखा सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। अब जरा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल लिख लीजिए। लिखिए टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड देयर ओरिएंटेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल their shape and orientation. Their shape and orientation. जैसे आपने लिया s ऑर्बिटल, आप सबने पढ़ा है कि s ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, इसका कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है, चाहे x एक्सिस के अलोंग देखा जाए, चाहे y एक्सिस के अलोंग देखिए, चाहे आप z एक्सिस के अलोंग देखिए, हर तरफ से ये आपका स्फेरिकल ही नजर आएगा, ये आपका दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं होता है।
तो जो एस ऑर्बिटल है इसका कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है बेटा, ये हमारा स्फेरिकल शेप का नजर आता है। अगर आप लेते हैं ना पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल आपको पता है ये डंबल शेप का है, डंबल शेप। और डंबल आपको पता है ना जस्ट लाइक फिगर 8, ये ऐसे बनाया जाता है। जो आप पी ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं वो डंबल शेप में आप दिखाते हो। अब जैसे मान लो ये 3 एक्सिस लिया हमने बेटा ना, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ऐसे मान लीजिए ये जेड एक्सिस आपने बना दिया ना, एक्स एक्सिस ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। अब अगर आप इस डंबल को एक्स एक्सिस के अलोंग पुट करते हो ना ऐसे, तो इसे आप कह देते हैं px। अगर आपने y एक्सिस के अलोंग डंबल पुट कर दिया ऐसे, तो इसका नेम पड़ गया py। सिमिलरली अगर z एक्सिस के अलोंग अगर रखा होता है ये डंबल ऐसे, तो हम इसे कह देते pz। इसका मतलब p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशंस हो गए, px, py एंड pz। पी ऑर्बिटल आपको पता है डंबल शेप का है बेटा, ये फिगर 8 के तरह से बनाया जाता है। अगर हम x, y और z एक्सिस पर जब इनको हम पुट कर रहे हैं ना, तो जो पी ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग होगा उसे px कहेंगे, जो y एक्सिस के अलोंग होगा उसे py, और जो z एक्सिस के अलोंग होगा उसे क्या नाम देंगे हम, pz देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें ना d ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल अब यहाँ पर एक डंबल नहीं, अब यहाँ पर ये डबल डंबल हो जाएगा। क्या हो गया हमारा ये डबल डंबल। तो जो आपका है डी ऑर्बिटल, ये आपका डबल डंबल शेप का होता है। अच्छा कोई बताए इसके कितने ओरिएंटेशन है? जैसे पी ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन होते हैं बेटा ना, उसी तरह से डी ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन हैं? डी ऑर्बिटल के वेरी नाइस 5 ओरिएंटेशन। तो डी ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशंस, इट हैज 5 ओरिएंटेशंस। जैसे आपने लिया है यहाँ पर dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, फिर नेक्स्ट लेते हैं आप dz स्क्वायर, फिर नेक्स्ट dxy, dyz एंड dxz और zx। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dyz एंड dzx और xz। इन दोनों डी ऑर्बिटल को हम कहते हैं एक्सियल। ये एक्सिस के अलोंग होते हैं बेटा, और ये जो तीनों है ना इनको आप कहते हैं नॉन एक्सियल। ये भी तुम्हारे रीट में क्वेश्चन आस्क किया गया है कि अमंग ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स, इनमें से एक्सियल ऑर्बिटल कौन से हैं आपके? तो एक्सियल हो गए आपके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया? ये हो जाएगा dz स्क्वायर। अच्छा आप नेक्स्ट देखो, अगर हम इनके शेप की बात करें ना, तो जैसे आपने ये 2 एक्सिस बनाए, ये मान लो x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब अगर 2 डंबल को बिल्कुल एक्सिस के अलोंग पुट कर दिया जाए ना ऐसे, तो ये ऑर्बिटल का नेम हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर dz स्क्वायर लेते हो ना, इसको हम कहते हैं, इसका नेम भी है बेटा, दिस इज क्लोवर लीफ लाइक। ये भी क्वेश्चन आस्क किया गया है कि अमंग ऑल द 5 d ऑर्बिटल व्हिच ऑर्बिटल इज क्लोवर लीफ लाइक। तो क्लोवर लीफ लाइक कौन सा हो जाएगा हमारा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल है बेटा ना, ये बिल्कुल अलग टाइप का होता है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। मान लो ये हमारा है z एक्सिस, ये आपका मान लो x एक्सिस है,
इसको ऐसे सुधारिए, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे बनाइए, यहाँ पर ये बिल्कुल राउंड अप कर दो यहाँ पर इस तरह से, और ये नीचे से ऐसे मिला दीजिए, और ये बीच में ऐसे राउंड कर दो। अगर आप डंबल की बात कर रहे हैं ना, जैसे ये लीजिए, ये इसका लोब है, ये हमारा लोब होता है, और ये जो बीच का स्पेस आप देख रहे हो ना, इसको आप कहते हैं नोडल पॉइंट। किसी भी ऑर्बिटल का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है ना, उसको हम कहते हैं नोडल पॉइंट। ध्यान से सुनिए बेटा, किसी भी ऑर्बिटल का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, उसको हम कहते हैं नोडल पॉइंट। इसका मतलब अगर डंबल शेप का आपका पी ऑर्बिटल है ना, तो लूप्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, जबकि बीच में जो है ना वो आपका नोडल पॉइंट होता है। पर जैसे ही डी ऑर्बिटल में आप आते हो, तो डी ऑर्बिटल के dz स्क्वायर में आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, और इसको आप कहते हैं नोडल सरफेस, नोडल सरफेस। तो जो इन पांचों डी ऑर्बिटल में जो सबसे अलग टाइप का डी ऑर्बिटल है वो आपका dz स्क्वायर है। इसका इसके शेप भी लिख लो, इसको हम कहते हैं डोनट, डोनट शेप। ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा जाता है कि among all the 5 d orbital, the d orbital which is donut shape, तो आप कहेंगे dz स्क्वायर। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए ना कि among all the 5 d orbital, the d orbital which is totally different, तभी उसका आंसर हमारा क्या रहेगा, वो हमारा dz स्क्वायर रहेगा। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। क्लियर बेटा, आगे बढ़ा जाए हम यहाँ से। ऑर्बिटलिटी विजिबिलिटी सभी सही आ रहे हैं आप सभी को? चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स कर दो बेटा, हम यहाँ से देख ले रहे हैं। ऑर्बिटलिटी विजिबिलिटी दोनों बताओ। चलो मैं रिपीट कर देता हूं। चलो देखो यहाँ से, डी ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशन, डी ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशन है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट है dz स्क्वायर, देन dxy, देन dyz, देन dzx। ये 5 ओरिएंटेशंस हो गए। इनमें से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर को आप कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, और बाकी जो 3 है वो हमारे नॉन एक्सियल हो जाएंगे। ये हमारे एक्सिस के अराउंड होते हैं बेटा, और ये एक्सिस के बीच में होते हैं। तो पहले तो हमने दो को सिर्फ ड्रॉ किया है, जैसे हमने दो एक्सिस बनाया ना x और y, तो एक्सिस के अराउंड दो डंबल पुट करो यहाँ पे। अगर आपका ये दो नंबर एक्सिस के अराउंड है ना x और y पर, तो आपने नाम दे दिया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ लाइक। ये हमारा हो जाएगा क्लोवर लीफ लाइक।
हमने कहा था कि जैसे कोई आप डंबल लेते हैं ना, तो डंबल में लोब्स आप बनाओगे, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको नोडल पॉइंट कहा जाता है। किसी भी ऑर्बिटल के नोडल पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी मिनिमम होती है। इसका मतलब इन लूप्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी मिनिमम हो जाएगी। पर जब आप dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल को लेते हैं बेटा ना, जिसका शेप डोनट है, DOUGHNUT डोनट, डोनट शेप, तो ये बिल्कुल अलग हट करके ऑर्बिटल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है सेंट्रल पॉइंट पर और मिनिमम होती है ऊपर नीचे। इसको हम कहते हैं नोडल सरफेस। क्या नाम दिया जाता है? नोडल सरफेस। जैसे अगर एक सीलिंग फैन को आप चला दो ना, तो आप क्या देखते हैं कि भाई उसके पार्ट तो दिखेंगे नहीं बेटा ना, केवल आपका बीच का पार्ट, जो रोटेशन वाला पार्ट है, केवल वही दिखता है। तो इसका मतलब बीच वाले पार्ट में सारी चीजें जो है आपकी कंसंट्रेट हो गई हैं। बिल्कुल डी ऑर्बिटल हमारा उसी तरह से dz स्क्वायर को आप डिनोट किया करते हो, वो उसी तरह से दिखता है। इतना पार्ट सभी के समझ में आया? Please respond in the chat box. ये तो कोई ऑर्बिटल सभी के समझ में आ गए बेटा? ऑर्बिटलिटी विजिबिलिटी सही आ रही है आप सभी को? आपने भी एंड से जरा चेक कर लिया करिए बेटा ना, कि वहां पर विजिबिलिटी कहीं गड़बड़ तो नहीं है, आपका जो है नेटवर्क वगैरह सही से आ रहा है, क्योंकि हम अपने तरफ से तो 100% देने की कोशिश करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट आपके 3 ऑर्बिटल और हम लोग डिस्कस करते हैं। आप जैसे लेते हैं ना dx y, तो अब यहाँ पर दो आप ऐसे एक्सिस बनाओ, एक एक्स एक्सिस लीजिए, एक वाई एक्सिस लीजिए। एक डंबल आप यहां से पुट कर दो और दूसरा डंबल आप यहां से पुट कर दीजिए, कि बीच में होना चाहिए बेटा। इसी तरह से अगर आप बनाते हैं dy z, तो इसको ऐसे दिखा दो। मान लीजिए ये आपका z एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो अब यहाँ पे दो डंबल आगे, ये तीनों के शेप एक ही जैसे नजर आते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि एक्सिस बदल जाए। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं dxz और zx, दो एक्सिस एक्स ले लीजिए, ये आपका z हो गया, दो डंबल यहाँ पर पुट कर दो। ये सभी एक्सिस के बीच में पुट किए जाते हैं, इसलिए इनको हम नॉन एक्सियल बोलते हैं। तो ये हो गया डी ऑर्बिटल, जिनके 5 ओरिएंटेशन थे बेटा। 5 में से 2 पहले आपको सिखा दिया, और ये 3 हमारे जो नॉन एक्सियल थे उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से अगर आप लेते हैं ना एफ ऑर्बिटल, तो एफ ऑर्बिटल आपका होता है क्वाड्रपल डंबल। भाई डी में आप दो डंबल लेकर के चलते हो ना, पर जैसे एफ ऑर्बिटल की बात करोगे तो 4 डंबल एक साथ चलेंगे, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इससे हमें बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है। इससे आपके 7 ओरिएंटेशन है, 7 ओरिएंटेशन अपने नॉलेज के लिए
गूगल महाराज से आप लोग पूछ लेना कि इनके ओरिएंटेशन कौन कौन से हैं, या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इसकी कोई सीरियस समस्या नहीं होगा, ठीक है। पर अपनी जानकारी के लिए अगर जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करके कि जो एफ ऑर्बिटल है उसके साथ ओरिएंटेशन कौन कौन से होंगे उसे सर्च करके लिख लीजिएगा। अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट बता देंगे फिर आप भूल जाओगे, इसलिए पहले आप खुद लिख करके लाइएगा। इन ऑर्बिटल को हम स्क्वायर से भी दिखाते हैं, जैसे आपने लिया था एक स्क्वायर का है, ये होता है आपका एक्स ऑर्बिटल। अगर आप तीन स्क्वायर को आपस में जोड़ के रखते हैं ऐसे, ये आपका होता है पी ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर आपने डी ऑर्बिटल लिया है ना, तो इसमें आपके 5 स्क्वायर करते हो आपका डी ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल अगर लेंगे तो इसमें आपके 7 स्क्वायर्स हो जाएंगे, और इसको हम लोग क्या देते हैं एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल, दिस इज डी ऑर्बिटल, और इसको क्या नाम देते हैं हम लोग एफ ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब एस में मैक्सिमम हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम आपके होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आपको पता है ना कि एक सेल के अंदर मैक्सिमम ऑर्बिटल आपके 4 ही रह सकते हैं, एक आपका एस होगा, एक आपका पी, एक डी, और एक हो गया हमारा एफ हो गया ना। अब अगर इन सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया जाए तो टोटल आपके 32 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो 32 ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये हमारे ऑर्बिटल हो गए। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम पुट कर सकते हो, ये इनके ऑर्डर्स हो जाएंगे। अगर हम बात करें ना ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल की, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी पी से कम है, पी की एनर्जी डी से कम है, और डी की एनर्जी एफ से कम है। ये हमारी बेसिक नॉलेज थी ऑर्बिटल के बारे में बेटा। अब बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब ये देखिए, ये पार्ट आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई आपके पास 4 अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल है ना, एक हमारा एस ऑर्बिटल, एक पी, एक डी और एफ है। ये 4 ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। जब हम इन चारों अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन हमको लेना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करिए, लिखिए द कॉन्फ़िगरेशन obtained by distribution of electron, the configuration obtained by distribution of electron in different energy orbital, in different energy orbital, known as electronic configuration, known as electronic
कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट या एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 3 प्रिंसिपल के बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करिए, लिखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an element, the electronic configuration of an element is based upon following three principles. एक आपने पढ़ रखा है अबाउट प्रिंसिपल। सेकंड आपने पढ़ा है ना हुन्स रूल, और थर्ड आपने पढ़ा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। About principle, Hund's rule and Pauli's exclusion principle। ये जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है ना अबाउट, तो अबाउट का मतलब ये हमारा एक जर्मन वर्ड है, ये किसी साइंटिस्ट या केमिस्ट का नेम नहीं है बेटा, ये जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग बनाना। अबाउ का मतलब ही होता है बिल्डिंग बनाना। तो बिल्डिंग हमेशा न्यू से आप चलते हो ना, न्यू से स्टार्ट करते हैं और टॉप फ्लोर तक आप जाओगे, न्यू से स्टार्ट करके टॉप फ्लोर तक जाएंगे ना, इसका मतलब ये हमारा एनर्जी रूल पर बेस्ड है। तो अबाउ प्रिंसिपल का मतलब हो गया एनर्जी रूल, चलो यहां लिखिए, टॉपिक डालिए एनर्जी रूल, और इस पर एक पॉइंट ऐड कर दो, लिखिए अकॉर्डिंग टू एनर्जी रूल the distribution of electron in different orbitals, the distribution of electrons in different orbitals should be in the order of energy, that is electron first enter into lower energy orbital, then into higher energy, इलेक्ट्रॉन पहले आपके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, उसके बाद हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में एंट्री इसकी होनी चाहिए, और इसी के बेसिस पर एक एनर्जी फ्लो सीट बनाया गया है। एनर्जी फ्लो सीट सबने पढ़ा है बेटा, और ये एनर्जी फ्लो सीट आप बना लीजिए यहाँ से, ये देखिए 1s, फिर नेक्स्ट लिखिए 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये 7s। 7 के आगे आपको नहीं जाना है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में केवल 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है। तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। उसके बाद p की स्टार्टिंग सेकंड सेल से काट लो, तो दिस इज 2p, 3p, this is 4p, 5p, 6p और ये हमारा 7p।
2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। डी की स्टार्टिंग थर्ड सेल से करेंगे। 3d, दिस इज 4d, 5d और ये 6d। डी की केवल हमारी चार सीरीज है 3d, 4d, 5d एंड 6d। और इसी तरह से f आप ले लो, तो दिस इज 4f एंड 5f। 4f आपका लेफ्ट राइट सीरीज होती है और 5f आपकी एक्टिव राइट सीरीज है। ये हमने चारों अलग अलग ऑर्बिटल बना दिए हैं और उनकी डिजाइन ऐसे तैयार हो गई बेटा। अब इनमें एनर्जी का फ्लो आप हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करोगे और डायगोनली आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान से सुनिए, बैक साइड से आपको स्टार्ट करना है, डायगोनली आगे बढ़ना है। जैसे 1s, उसके बाद आप आएंगे फिर 2s में, देन आप आएंगे 2p, देन 3s, फिर बैक साइड से जाइए, देन 3p, देन 4s, फिर बैक साइड से आ जाओ 3d, 4p, देन 5s, सिमिलरली देन 4d, 5p, देन 6s, देन हमारा आया 4f, 5d, 6p एंड 7s, देन आपके 5f, 6d एंड 7d। तो ये हमारा एनर्जी फ्लो शीट का डायग्राम है बेटा। ये एनर्जी फ्लो शीट ऐसे आपको बना लेना है। और जहां पर कोई बड़ा एलिमेंट आएगा तो वहां पर हम इसको कैसे फट से कोने में कहीं ड्रॉ कर लिया ताकि हमको कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, हमने कहा फास्फोरस है ना, ये 15। अब इन 15 इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करें ना, तो देखो कन्फिगरेशन क्या आएगा। जैसे पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए 1s2, उसके बाद नेक्स्ट में गए 2s2, फिर नेक्स्ट आपने लिया 2p6, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओ 3s2। अब आप देखो यहाँ पर 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा ना। अब आपके लास्ट जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे, तो ये हो गया 3p3। तो ये जो आता है इसी को हम कहते हैं एसपीडीएफ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो इस पर जो आपकी टिपिकल चीजें हैं जैसे हुन्स रूल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, क्वांटम नंबर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, उसको हम लोग कल के एपिसोड में रखते हैं बेटा। ठीक है, हमें उम्मीद है यहाँ तक के जो भी चीजें आपको सिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, अच्छे से आपने समझा होगा। तो कल के लेक्चर में जो क्वेश्चंस वगैरह कैसे आस्क किए जाते हैं, हुन्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, क्वांटम नंबर है, वो सारी चीजें कल के एपिसोड में रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें अच्छी समझ में आई आप सभी को? चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करो, फिर हम लोग क्लास बैकअप करते हैं बेटा। ओके, आज की क्लास आप लोगों की अच्छी गई बेटा? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई पूरे क्लास में? आयुष, मोहम्मद आसिफ, अंकिता, अमन चौधरी, साक्षी, अभिनल, तो फिर सेशन हम लोग लीव करें? कोई नहीं, देखता हूँ।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? होपफुली आप लोग ठीक होंगे सभी। ऑलराइट, तो बेटा कल आपको याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने बेटा सबसे पहले समझा था कि हम लोगों ने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को समझा था। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर समझने के बाद मैंने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, कुछ कंपोनेंट्स में डिस्कस करी थी, जैसे कि सेल वॉल के बारे में डिस्कशन की थी। ऑलराइट, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। तो आप लोगों को याद है मैंने आपको क्या कराया था कल? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में मैंने आपको कंपैरिजन करवाया था, ठीक है ना? ये हमने यहाँ पे कंपैरिजन किस चीज का किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर? यहाँ हमने इसका कंपैरिजन किया था कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने ऐसा देखा था कि हमारे पास शुगर होती है बैकबोन में, शुगर की बैकबोन है, और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं यानी प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस तरीके से चेन की फॉर्म में जो है वो इनको आपस में, बैकबोन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है? अब जब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव की, आई टोल्ड यू यस्टरडे कि इसके अंदर 4 अमाइनो एसिड जो चेन होती है जिसे हम टेट्रापेप्टाइड चेन भी बोलते हैं, ये टेट्रापेप्टाइड चेन नैम कंपोनेंट के साथ जुड़ी होती है। नैम कंपोनेंट के साथ टेट्रापेप्टाइड चेन जुड़ी होती है, आप देख पाएंगे पिंक कलर से दिखाया है। एंड इन कंपोनेंट्स को आपस में इंटरलिंक करता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेंटापेप्टाइड